आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का यह न्याय स्थापना अभियान संचालित हो रहा है। आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में न्याय का प्रचार प्रसार सबसे पहले नंबर पर जरूरी है। इसकी प्राथमिकता सभी बातों में है। वास्तव में न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। इस पर अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे। तो ये बड़ी जरूरी बात है। न्याय के बिना कोई काम नहीं हो सकता उचित रूप से। किसी भी देश, किसी भी समाज में मानवीय जो जीवन मूल्य है वो न्याय ही है। न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए न्याय की जानकारी का होना सबसे बड़ी जरूरी बात है। जो न्याय को जानता नहीं वो न्याय को मान नहीं सकता, न्याय को मानेगा नहीं तो न्याय को जी नहीं सकता। तो न्याय की जानकारी का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है समाज में। मनुष्यों को अशिक्षित और अनभिज्ञ रख करके ही उसे गुलाम बनाने में सफल होते हैं दुर्जन लोग। तो दुष्टों दुर्जनों से जन सामान्य को बचाने का एक ही उपाय है कि उनको सबको राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत न्याय का प्रचार प्रसार जरूरी है। अगर न्याय का प्रॉपर प्रचार नहीं होता, उसकी जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती, तो लोग अपने न्यायोचित हिताधिकारों को न समझ सकते हैं, अपने आप से कोई बात जानी नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को, जिसको जनाएंगे वही जानेगा, जिसको नहीं जनाएंगे वो नहीं जानेगा। अधिकांश नागरिकों को यही पता नहीं है कि वो जिस देश के नागरिक हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक हैं, जिस समाज के सदस्य हैं, वह समाज उनको मिल्कियत देता है या गुलामी देता है। किसी राष्ट्र के नागरिक होने का अभिप्राय क्या है कि वे मालिक हैं अथवा गुलाम हैं। दो में एक ही बात हो सकती है, या तो आप राष्ट्र में मालिक की तरह रहे होंगे या फिर गुलाम की तरह। तो किसी से भी पूछा जाए कि आप किसी समाज के सदस्य हैं, आप मान लीजिए हिंदू समाज के सदस्य हैं, तो हिंदू समाज में आपकी क्या हैसियत है? आप उसमें मालिक की तरह रखे जाते हैं या गुलाम की तरह? आप सिख समाज के सदस्य हैं तो उसमें आपकी हैसियत क्या है? आप मालिक हैं वहां पर या गुलाम हैं? आप इस्लाम के अनुयायी हैं तो इस्लामिक समाज में, मुस्लिम समाज में, उस पूरे मजहब में
आपकी क्या दशा है? आप एक मालिक की भांति हैं या एक गुलाम की भांति हैं? ईसाई समाज में आप हैं अथवा ईसाई राष्ट्र में हैं? आप ईसाई समाज के सदस्य हैं अथवा ईसाई राष्ट्र के नागरिक हैं? तो वहां पर आपकी क्या दशा है? आप एक मालिक की भांति रहते हैं या एक गुलाम की भांति रहते हैं? तो दो ही स्थितियां बनती हैं, तीसरी इसमें कोई स्थिति नहीं। आप भारत के नागरिक हैं, तो इस नागरिक होने के नाते आपकी दशा क्या है? व्हाट इज योर स्टेटस? वर्तमान में आपका स्टेटस क्या है? भारत का नागरिक होने की दशा में आप नागरिक का क्या अभिप्राय लेंगे? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आप नागरिक हैं यानी क्या हैं? दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप मालिक होंगे या आप गुलाम होंगे। इसके दो ही तात्पर्य हैं, तीसरा कोई तात्पर्य नहीं है। आप पाकिस्तान के नागरिक हैं तो आप पाकिस्तान में दो ही स्टेटस में होंगे, या तो आपका स्टेटस गुलाम का होगा या आपका स्टेटस मालिक का होगा। तीसरा कोई स्टेटस नहीं है। आप अमेरिका के नागरिक हैं, आप रूस के नागरिक हैं, आप यूक्रेन के नागरिक हैं, आप जिस भी राष्ट्र के नागरिक हैं, उसमें आपकी नागरिकता के दो ही स्टेटस होंगे, या तो आप मालिक की तरह होंगे या आप गुलाम की तरह होंगे। अब मालिक और गुलाम के लक्षण क्या हैं? उस देश को चलाने में जिसकी भूमिका प्रत्यक्ष रहती है, जिसके मत अथवा सहमति के द्वारा वो देश चलता है। आप उस देश के नागरिक हैं, उस राष्ट्र के नागरिक हैं, तो आपके या तो मत से आधारित वो व्यवस्था चलती होगी, आपकी सहमति ली जाती होगी, आपसे पूछा जाता होगा कि इस व्यवस्था में जो नियम और नीति और निर्णय हैं ये आपकी सहमति से हैं अथवा आपकी सहमति से नहीं है। यदि जनता के मतों पर आधारित है, जनमत इस पर लिया गया है, सहमति पूछी गई है, तो आप सहमति देने वाला कौन होता है? आपकी जमीन बेचनी है, कोई आदमी बेचने जा रहा है और आप सहमत नहीं है, कोई खरीदने जा रहा है और आप सहमत नहीं हैं, तो उस जमीन के मालिक होने के नाते आपकी सहमति के बिना क्या वो जमीन का क्रय विक्रय हो जाएगा? कोई भी नीति खरीदना है या बेचना है, तो कोई भी नीति आप अडॉप्ट करते हैं तो उसमें वो जो नीति क्रियान्वित होने जा रही है, आप सहमत हैं तब तो ठीक है, वो बेची जा सकती है, नहीं तो नहीं बेची जा सकती। मिल्कियत का आधार सिर्फ आपकी सहमति से ही प्रमाणित होता है कि आप मालिक हैं, तो आपके सहमति के बिना वो काम नहीं होगा। आप जिस जिस चीज के मालिक हैं उसमें आपकी सहमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता। मिल्कियत का यही तो लक्षण है कि और कोई मालिक होने का क्या प्रमाण है? आप सब जानते हैं कि आपकी सहमति से यदि कोई चीज हिले डुले तो आप मालिक होंगे। अब आपकी सहमति के बिना ही कोई चीज इधर उधर हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आप मालिक उस चीज के नहीं हैं। तो राष्ट्र
राष्ट्र में नियम नीति निर्णय 3 चीजों से कोई भी राष्ट्र चलता है, पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था चलती है। तो आपकी सहमति अगर उसमें है शामिल, तब तो आप ये समझिए कि आप मालिक हैं। और सहमति नहीं है कि कोई भी अंग्रेज आया, उसने कोई भी कानून बना दिया, आपसे पूछा, 1860 में एक एक्ट बनाया, पुलिस एक्ट, और उसको लागू कर दिया, आपसे पूछा उसने, नहीं। इसीलिए आपको गुलाम माना जाता था और कहा जाता था कि ये जनसहमति से काम नहीं हो रहा है, तो देश में आपकी हैसियत गुलाम की है, इसलिए आजादी का आंदोलन चलाओ। तो गांधी जी लोगों ने आजादी का आंदोलन चलाया, सुभाष जी लोगों ने आजादी का आंदोलन चलाया, बहुत सारे लोगों ने। आपकी सहमति के बिना जब एक गाय की चर्बी लगा के और गोली बना दी अंग्रेजों ने, और गाय से मुंह से खींचना है, तो मंगल पांडे ने कहा भाई ये तो किससे पूछ के कर रहे हो भाई, सहमति तो दी नहीं। मंगल पांडे ने अपनी असहमति जताई, तो उन्होंने सोचा कि तुम अच्छा मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कहते हैं कि आजादी का आंदोलन छिड़ गया। आजाद नहीं है इसका मतलब आप गुलाम हैं। तो आजादी कैसे सिद्ध हो रही थी और गुलामी कैसे सिद्ध हो रही थी, इसको सोच लें। वो नीति ही तो थी कि उन्होंने एक नीति बनाई कि इसमें गाय की चर्बी लगा करके और गोली बना के सब लोग मुंह से इसे खींचेंगे, तब गोली खुलेगी। हाँ, उन्होंने कहा ये तो एक तरीके से गाय की चर्बी सबके मुंह में घुसेड़ने की वाली बात हो गई। तो जो लोग मांसाहारी नहीं है उनको दिक्कत हुई। उन्होंने कहा ये तो बात गलत है, मुंह से क्यों खींचेंगे, धीरे धीरे गोमांस भक्षक बना दोगे। तो लोगों ने कहा कि ये सबके लिए ठीक नहीं है। अगर सहमति से इनके काम होगा तो ये नाराज क्यों होते। अगर इसमें बहुमत ले लिया गया होता, अब बहुमत से अगर ये बात पारित हो गई होती, तो जितने ज्यादा बहुमत से पारित होती उतना ज्यादा वो बात न्याय संगत मानी जाती, सर्वहितकारी मानी जाती। ठीक है, आप देख लें कि कोई भी बात सर्वहितकारी बनाने के लिए आप सहमति ही तो लेंगे। तो अगर सार्वजनिक सहमति ले ली जाए, माने जनमत कराया जाए, जनमत की वोटिंग कराई जाए, लोकमत, जनमत, प्रजामत, कैसे सिद्ध होगा। आप अगर सार्वजनिक वोटिंग कराते हैं तो सार्वजनिक वोटिंग से यह सिद्ध हो जाएगा कि अगर लोग अधिकांश सहमत हैं, पारित हो जाएगा और लागू हो जाएगा, तो लोग उसे स्वीकार करेंगे कि भाई आप ही लोगों ने तो सहमति दी है, इसलिए लागू है, तो कोई विरोध भी नहीं होगा उसका। विरोध करेंगे इसका मतलब आपकी लोकतंत्र में आस्था नहीं। तो अब आप इसे समझ लें कि लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र वो होता है जिसमें 100% सहमति हो जाए, तो परम शुद्ध न्याय। जिसमें 95% तो उसे कहते हैं कि पूर्ण बहुमत है, जिसमें क्योंकि 5% गड़बड़ी हो सकती है। सहमति, सार्वजनिक सहमति लेकर के अगर कोई काम हो रहा है तो उस देश के सार्वजनिक माने नागरिक यानी पब्लिक गुलाम नहीं है। नियम नीति निर्णय व्यवस्था में होते हैं, माने विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, माने आपका विधान परिषद, मंत्री परिषद, न्याय परिषद अगर जन सहमति से चलता है, लोकमत से चलता है, जनता की सहमति ली जाती है और पारित होने पर जनता के मत द्वारा पारित या खारिज होने पर ही वो पारित खारिज होता है,
तो क्या होगा? लक्षण क्या सिद्ध हुआ? आपकी सहमति जिसमें होती है तो उसमें आप गुलाम नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन आपकी सहमति लिए बिना यदि नियम नीति निर्णय चल रहे हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये तीनों अपना अपना काम कर रही हैं आपके सहमति के बिना, तो इसका मतलब वो विधायक, वो मंत्री और वो न्यायाधीश, उन लोगों ने आपको गुलाम बना रखा है, आपकी सहमति ही नहीं लेते, वे अलोकतांत्रिक हैं। माने आसमान से टपक के मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरन चढ़ बैठे गद्दी पर, अब बोले मानो सारी बात, जो ना माने कोई बात उस पर होगा आघात, उसे जेल में सला दिया जाएगा। तो ये कौन सा लक्षण है? गुलामी का या मिल्कियत का? मालिक को कोई जेल में डालता है? अगर आप मालिक हैं तो जेल में कैसे जाएंगे? आपकी सहमति के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, इसका मतलब आप मालिक नहीं हैं। आपकी सहमति से कोई काम हो रहा है, इसका मतलब आप मालिक हैं। तो देश का नागरिक मालिक है अथवा गुलाम है, इसका प्रमाण कैसे सिद्ध हुआ? उसकी सहमति। अभी जो भी नियम नीति निर्णय पारित खारिज हो रहे हैं, उसमें वो राजपद पर जो लोग बैठे हैं, राजकीय पदों पर, शासन प्रशासन के पदों पर, वे लोग स्वतः अपनी मर्जी से ही कोई भी नियम नीति निर्णय आदेश निर्देश सब पारित कर रहे हैं, खुद ही लागू कर रहे हैं, जबरन आपसे पूछे बिना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप उस राष्ट्र के गुलाम हैं, नागरिक नहीं। आप उस राष्ट्र के गुलाम हैं, आपकी सहमति ही नहीं ली जा रही। यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से लड़ने के लिए जनता की उन्होंने सहमति ली है, वोटिंग कराया है? अगर वोटिंग कराते तो क्या रिजल्ट रहता? क्या रूस की जनता लड़ने के लिए अनुमति दे देती या यूक्रेन की जनता उनसे युद्ध लड़ने के लिए अनुमति दे देती? इसका मतलब आप समझ लें कि उनको सबको गुलाम रखा गया है, उनके सहमति से वो देश नहीं चल रहा है। और जिस देश में आप रहते हैं और आपकी सहमति का कोई मूल्य नहीं है, आप असहमत हैं कि सहमत हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। गुलाम की क्या दशा होती है कि उसकी सहमति और असहमति की चिंता नहीं की जाती, जबरदस्ती उससे काम लिया जाता है। वो सहमत नहीं है तो भी उसके द्वारा किए गए काम का फसल उगवाया और फसल अपने घर उठा ले जाते हैं। क्या वो सहमत था अपनी फसल देने के लिए? नहीं। तो क्या वो वहां उनकी खेती में काम करने के लिए सहमत था? नहीं। इसके बावजूद उसको काम पर लगाया जाता है, उसकी जमीन छीन ली जाती है, भूखे होकर रोटी मांगता है तो कहते हैं कि चलो गुलामी करो। तो लोगों को मजबूर किया जाए गुलामी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बात करने के लिए, कोई भी नियम मानने के लिए आप यदि आप विवश हैं तो आप गुलाम हैं, सहमत हैं तो आप गुलाम नहीं हैं। तो किसी नागरिक की गुलामी अथवा मिल्कियत किन आधारों पर बनेगी? उसकी सहमति और असहमति पर। सहमति से अगर काम हो रहे हैं तो वो मालिक की तरह है, और उसकी सहमति के बिना काम हो रहे हैं तो वो गुलाम की तरह है। अंग्रेज लोग जो काम करते थे उस समय जब थे, तो क्या जनता की सहमति लेकर के काम कर रहे थे? मुगल जब आए थे तो क्या जनता की सहमति से यहां पर सब मंदिर तोड़ रहे थे, किलों पर कब्जे कर रहे थे? उसमें जन सहमति थी?
आपको गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और जाने कितने लोगों ने गुलाम बनाया, और यहां के लोकल राजाओं ने भी, लोकल पार्टियों ने भी आपको गुलाम बनाया। आजादी के बाद भी आप गुलाम रहे। सरदार भगत सिंह को पढ़ लें, वो कहते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो इसका मतलब ही नहीं कि आप आजाद हो जाएंगे, काले अंग्रेज भी कम खतरनाक नहीं है। आज भी आप अपनी सहमति से कोई काम नहीं करवा सकते, तो आप गुलाम हैं या मालिक हैं इस देश में? विचार करके देख लीजिए। अब इसे समझ गए होंगे तो इसको जन जन को समझाएं, घर को समझाएं, पड़ोसी को समझाएं, मित्रों को समझाएं, परिचितों को समझाएं, रिश्तेदारों को समझाएं, देश के नागरिकों को समझाएं, दुनिया के नागरिकों को समझाएं, सभी को, हर मानव जाति को। जिसका भी मानसिक विकास होता है वो मनुष्य है। जिसमें मानसिक विकास, मनोबुद्धि के विकास की संभावना है उसे मनुष्य कहते हैं। और मनस्तत्व मतलब माइंड जिसमें काम कर सकता है वो ये गुलामी और आजादी का मतलब समझता है, वही भर मनुष्य है, बाकी सब पशु हैं। तो जो भी मानव तनधारी हैं उनमें मानसिक विकास की संभावना है, उन मानवों को आप ये बात बता सकते हैं, वो समझदार हैं, समझ जाएंगे। ज्ञान ही क्रांति है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान ही आजादी का मूल है। ज्ञान ही तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकता है, आजाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है, और अज्ञान ही तुम्हारे बंधन का कारण है। इसीलिए वो ये सब जानकारियां आपको नहीं देते, कोई संत महात्मा नहीं देते, कोई राजनेता नहीं देते, कोई पार्टियां नहीं देती, कोई सेठ नहीं देता, कोई मीडिया नहीं देता। ये सब जानकारी आज तक किसी मीडिया ने कहा कि आप गुलाम हैं या मालिक हैं? कभी इसकी कोई बात होती है? आपकी सहमति के बिना ही सारे काम आजादी के पहले भी चल रहे थे, तब भी आप गुलाम थे, और आपकी सहमति के बिना आजादी के बाद भी सब काम चल रहे हैं। इसका मतलब आजादी के बाद भी आप गुलाम हैं। परिस्थिति तो एक ही है, तब भी आपकी सहमति नहीं ली जाती थी, अब भी आपकी सहमति नहीं ली जाती। तो आप विचार करके देखें कि ये पूरी ब्लफिंग तो नहीं है सब। 15 अगस्त तो 26 जनवरी, 26 जनवरी को कहते हैं लोकतंत्र आया, 15 अगस्त को कहते हैं आजादी हुई। ना लोकतंत्र आया है ना आजादी हुई है, क्योंकि लोकतंत्र में भी आप गुलाम नहीं हो सकते, और आजादी दूसरी होती ही नहीं है। दरअसल आपकी सहमति से काम होने लगे तो आप चाहे इसे लोकतंत्र कहिए, चाहे जौन सा तंत्र कहिए, आप आजाद हैं। ये बात आप सब समझ रहे होंगे। और फेसबुक पे हमको सुनने वाले जितने आप सब मित्रगण हैं, अगर समझ रहे हो तो थोड़ा सा आज दर्पण के सामने बैठ के देखिएगा कि आप कहीं गुलाम तो नहीं, और माथे पर आपके गुलाम लिखा हुआ हो, आपको कैसा फील होगा? आपकी सहमति से कोई काम हो रहा है देश में? अंग्रेजी राज में होता था कोई काम आपकी सहमति से, और आपकी सहमति से होता तो आप आजादी का आंदोलन क्यों चलाते? गांधी जी आजादी का आंदोलन क्यों चला रहे थे? क्योंकि वो आपकी सहमति से कोई काम नहीं कर रहे थे। गांधी जी एक डब्बे में बैठे ट्रेन की, उसमें टिकट लिए हुए थे, टिकट लेके बैठे, फिर भी वहां से धक्का मार के उनको उतार दिया गया। और जब उतार दिया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, टिकट तो ले रखा है। तो बताया गया कि भाई उस डब्बे में तुम तो गुलाम हो, तुम्हें चढ़ने की अनुमति नहीं। तो पहली बार उन्हें पता चला कि वो गुलाम है। अब क्या उनकी सहमति से ये कानून बना था कि ट्रेन में इंडियंस को न चढ़ने दिए जाए?
अगर उनकी सहमति से बने तो क्या वो सहमति देते कि ऐसा कानून बना दिया जाए, ऐसी पॉलिसी अंग्रेज लोग अडॉप्ट करें? नहीं हो सकता था, लेकिन हो रहा था, इसीलिए गुलाम क्यों सिद्ध हो रहे? अगर सारे अंग्रेज आपकी सहमति से ही यहां शासन चला रहे होते, कोई भी नीति, नियम, आदेश, निर्देश, निर्णय, न्यायालय के फैसले, जैसे एक फैसला दिया कि सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ाए, अब आपसे पूछते, अगर सहमति लेते, वोटिंग कराते, तो कितने लोग वोट देते कि सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो? देश में बहुमत सिद्ध हो पाता? नहीं। तो बहुमत सिद्ध ही नहीं होता, तो इसका मतलब सरदार भगत सिंह को फांसी नहीं होती। और सहमति से ही चलाना होता तो सरदार भगत सिंह ही क्यों बनते? सरदार भगत सिंह को आंदोलन क्यों छेड़ना पड़ता? गांधी जी को आंदोलन क्यों छेड़ना पड़ता? सहमति से ही अगर चला रहे होते तो यह आंदोलन की भी जरूरत नहीं थी। आज भी आपकी सहमति से होता है कोई काम? होता है? नहीं होता है। आज भी न्यायालय के किसी फैसले पर आपसे सहमति ली गई, लागू करना है कि नहीं ये फैसला? नहीं ली जाती। विधेयक बनाया, अभी किसान विरोधी कुछ विधेयक बनाए थे, 1,500 किसान तो कहते हैं मर गए उसके आंदोलन में, उसके विरोध में। किसान से पूछे बिना किसान के लिए कानून बना दिया, किसान की सहमति ली नहीं। तो किसान जो इस देश में है वो गुलाम है या मालिक? क्या सिद्ध हुआ? ये तो सीधे सीधे गुलामी सिद्ध हो रही है। अब आप विचार करके देखिए कि अगर गुलामी ही सिद्ध हो रही है तो आप नागरिक के रूप में आप गुलाम रखे गए हैं, आप मालिक ही नहीं। और अगर आप मालिक की हैसियत से नहीं रहते, आप किसी भी देश में मालिक की हैसियत से नहीं रहते हैं, तो ये तो थोड़ी विचित्र सी बात है कुछ। कि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश में आप गुलाम हैं। कुछ आपको अटपटा नहीं लगता? ये गुलामी यदि सिद्ध होती रहे तो नागरिकता का मूल्य क्या बचा? आप देश में सिर उठा के चलेंगे कैसे? तो ना तो आप यूक्रेन में आजाद हैं, आपकी सहमति के बिना ही युद्ध लड़ रहा है, ना आप रूस में आजाद हैं, आपकी सहमति के बिना युद्ध चल रहा है, ना ही आप अमेरिका में आजाद हैं, ना इंग्लैंड में आजाद हैं, ना भारत में आजाद हैं। आपकी सहमति से कोई काम हो ही नहीं रहा है। अब देखो, लोकतंत्र की परिभाषा भी देख लो क्या है। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये कहीं से सिद्ध हो रहा है लोकतंत्र की परिभाषा ये किसी भी देश में? तो ये किसको, ये ब्लफर लोग कौन है? ये कैसी ब्लफिंग है? जनता का है ये शासन, जनता के द्वारा है, माने जनता के द्वारा माने जनता की सहमति से चल रहा है। कोई भी नियम कानून, शासन माने होता है व्यवस्था, व्यवस्था माने नियम नीति निर्णय, विधायिका मंत्रिका न्यायिका, इनके द्वारा जो नियम नीति निर्णय बनाया जा रहा है उसमें आपकी सहमति है? कहीं भी नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ कि आपको मुर्गा बनाया गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप मुर्गा है। चंद लोग गिने चुने जो आपको गुलाम बनाए हुए, वो आपको दल बल छल से आपकी सत्ता हथिया लेते हैं और सत्ता के द्वारा वो सारे नियम नीति निर्णय बनाते, पारित खारिज करते। आप नहीं पारित खारिज कर रहे हैं, आपकी सहमति नहीं ली जा रही है, फिर भी आप तो सत्ता में जो बैठा है, सत्ता माने राज सत्ता, राज सत्ता माने अगर वही कर रहा है सब कुछ नियम नीति निर्णय,
तो राजतंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र नहीं कहते। अब वहां मुंडी गिन के बैठे हो राजकीय पद पर, कि राजकीय पद पर आप तलवार के बल पे बैठे हो, कि कुश्ती लड़के बैठे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तंत्र तो वही चला रहा है। तंत्र माने होता है शासन तंत्र, शासन माने होता है आपका व्यवस्था, माने नियम नीति निर्णय, विधायिका मंत्रिका न्यायिका माने ये विधान, मंत्रणा और न्याय, ये तीनों चीजें माने नियम नीति निर्णय, ये तीनों चीजें यदि राजसत्ता ही चला रही है, आपकी सहमति कोई नहीं है उसमें, तो जनता के द्वारा नहीं, राजा के द्वारा माने राज पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, इसका मतलब है आपके सहमति नहीं, उनकी सहमति से चल रहा है। कितनी बड़ी ब्लफिंग हो गई है, जनतंत्र लाकर के और जनतंत्र राजतंत्र चलाया गया जन सहमति के बिना। अभी जनता सहमत नहीं थी, धरने आंदोलन बैठी थी और तीनों विधेयक लागू कर दिए गए, फड़फड़ाते रहे। संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, आज तक आपकी सहमति नहीं दी गई, वोटिंग नहीं हुआ। अब आप देख लें सब, ये सभी बात भली भांति समझ लें, एक दूसरे को समझाएं, पूरे देश तक पहुंचाएं कि कुछ ब्लफिंग हो रही है। जनता आज भी गुलाम है। अगर आप गुलाम नहीं होते, बजट वो पारित खारिज करते हैं, ध्यान रखें, इसीलिए अपनी मर्जी का बजट बनाते हैं। वो 4-4, 5-5 पेंशन अपने लिए बनाए हुए, जितने बार चुन जाते हैं उतनी पेंशन, और घर में हजारों करोड़ के मालिक हैं। पेंशन की कोई जरूरत नहीं, पेंशन है बुढ़ापे में गुजारा भत्ता, तो गुजारा तो ऑलरेडी हजारों करोड़ की संपत्ति है, अभी भी गुजारे की कमी है क्या? हर नेता के पास दुनिया भर की संपत्तियां हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रखे रहते हैं, अनेक प्रकार के लाभ के स्रोत हैं उनके। इसके बावजूद उनको पेंशन पर, अब बुढ़ापा तो ऐसे कट रहा है, तो अभी जरूरत कहां है उनको? मदद की जा रही। पेंशन एक सहारा है बेसहारे को, तो वो लोग बेसहारा हैं, निराश्रित हैं। निराश्रित के लिए पेंशन की बात की जाती है, आश्रित के जिसके पास ऑलरेडी है तो उसको क्या जरूरत है? पेंशन एक सहारा है, मदद है। और जिसके पास पहले से ही सहायता मौजूद है, असहाय नहीं है, तो उसकी सहायता क्यों की जा रही है? तो आप देख लें, वो सब लूट मात्र है। इसे समझ लें पूरी गणित को। बारंबार बहुत बड़े पैमाने पर सारी चीजें जनहित को लूटा जा रहा है। जब आप इसे समझ जाएंगे, आपकी सहमति, अगर लोकतंत्र है तो लोक सहमति से क्यों नहीं चल रहा है देश? विचार करके देख लें, बात साफ हो जाएगी कि बहुत बड़ा मामला ये गंभीर है। सारे विधेयक जितने पारित होते हैं उसमें जन सहमति आज तक नहीं ली गई है। संशोधन विधेयक जितने पारित हुए उनमें नहीं ली गई है। पहले से मौलिक विधेयक जो है उनमें कोई सहमति नहीं ली गई है। जन सहमति का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो जहां जन सहमति नहीं वहां जनता गुलाम होती है। अंग्रेजों को क्यों खदेड़ रहे थे? अगर वो आपकी सहमति से शासन चला रहे होते, नियम नीति निर्णय आपकी सहमति से पारित खारिज कर रहे होते, तो क्या आप उनको निकालते, उनको हटाते, उनके विरोध में आंदोलन चलाते? आजादी का नहीं चलाते। क्यों? आपकी सहमति से ही चल रहा है। और जो कोई भी अगर आपकी सहमति से ही नियम नीति निर्णय कोई पारित खारिज कर रहा है, तो बार बार चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है उनका। हर 5 साल में जब नियम नीति निर्णय मूल नस तो वो है, अब वो नस आपकी मुट्ठी में, आपकी पकड़ में है, तो खतरा कहां बचा? सारे खतरे खत्म हो जाते हैं। तो आप देख लें कि कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है, आप मालिक नहीं बन पाए हैं। प्रजातंत्र बताया गया है, लेकिन प्रजा का शासन नहीं है।
लोकशाही बताई गई है, लेकिन लोकशाही नहीं है, शाह कोई और है और लोक उसके अंडर में गुलाम है। लोक सहमति से जब कानून होता है तो लोकशाही कहते हैं, लोक सहमति के बिना जब काम होता है तो उसे गुलामी का तंत्र कहते हैं। तो नागरिक है या गुलाम है, आज के बाद सोचिएगा सब लोग ठीक से, सभी लोग ठीक से विचार कर लें और आगे भी ख्याल कर लें कि गुलाम रहना है या मालिक बनना है। अगर आप मालिक बनना, आप कितने विवश हैं कि वो आपका, कभी कहते हैं आपको लैपटॉप देंगे, कभी कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे, कभी कहते हैं आपको कर्जा माफ करेंगे, कभी कहते हैं आपको 15-15 लाख देंगे, कभी कहते हैं आपको 6-6 हजार रुपए देंगे नागरिकों को, और जहां सरकार है वहां देते भी नहीं। और ये लालच दे दे कि आपसे वोट लेते हैं। अगर आगे जाके नीतियां आपके सहमति से ही बननी हैं तो आपको ये लालच क्यों देंगे चुनाव के पहले? सोच के देखो, हर चीज फ्रॉडुलस है, उनकी सारी घोषणाएं चुनावी फ्रॉड हैं पूरा। आप इसे समझ लें ठीक से, आप इस रहस्य को समझ जाएंगे तो आप आजाद हो जाएंगे। ज्ञाने सर्वम प्रतिष्ठितम, ज्ञान मोक्ष प्रदवेद बखाना। अगर मुक्त होना है तो आपको इस पूरे हिंदुत्व के लफड़े से, पूरे इस्लामियत के लफड़े से, पूरे सिखत्व के लफड़े से, पूरी ईसाइयत के लफड़े से, पूरे बौद्धत्व के लफड़े से, जैनत्व के लफड़े से आपको ऊपर उठना होगा और सही बात जानना समझना होगा। सत्य को जानो, जान करके सत्य के अनुकूल अपना आचार व्यवहार के नियम बना लो, उसी के अनुसार चलो, उसी के अनुसार जियो, नहीं तो तुम सदा के लिए गुलाम रहोगे। सत्य का ज्ञान ही तुमको स्वतंत्र करेगा। तुम्हारी आजादी अंग्रेज खदेड़ने में नहीं, मुगल खदेड़ने में नहीं, हिंदू खदेड़ने में नहीं, सिख खदेड़ने में नहीं। तुम्हारी आजादी सत्य के ज्ञान में है। सही बात को जानो, जान करके मानो, मान करके मालिक की तरह जियो, अपनी सहमति से शासन मिल करके चलाओ। अन्य कोई रास्ता नहीं है। और आज भी तुम्हारी सहमति से अभी और इसी साल ये होने लग सकता है। तुम अगर हमारी ये बात समझ जाओ, इसे समझने में और जन जन तक पहुंचाने में जितना तुम बड़ी तीव्रता बरतोगे, जन जन तक यदि पहुंचा सको इस बात को, तो तुम 1 वर्ष में भी आजाद हो सकते हो, 1 दिन में भी आजाद हो सकते हो और एक ही दिन में पहुंच जाए। 1 दिन में ही तुम कह सकते हो कि हमारी सहमति से कानून बनाओ, चाहे भाजपा जीतो, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी के नाम से फ्रॉडुलस लोग जीतो, और चाहे तुम कम्युनिस्ट के नाम से जीतो, चाहे जो पहुंचो वहां, तुम जन सहमति से सब काम करना। तुम लेनिनवादी हो कि माओवादी हो कि मार्क्सवादी हो कि तुम फलावादी हो कि ढेकावादी हो कि अम्बेडकरवादी हो कि रामवादी हो कि हिंदूवादी हो कि रमेशवादी हो कि गणेशवादी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अकाली हो कि सकाली हो, कौन से मार्ग के मानने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम अपनी सहमति से अपना शासन, ग्राम का शासन, जिले का शासन, प्रदेश का शासन, देश का शासन और विश्व का शासन अपनी सहमति से चलाने के लिए तुम तैयार हो, तो तुम आज से ही आजाद हो। ये तुम खुद समझ सकते हो। आज का ये वीडियो आप अगर इसको जिंदगी भर सुनते रहेंगे तो बेहतर होगा। आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर यह बात छिड़ी है, इसलिए हमको ये लेक्चर डिलीवर करना पड़ रहा है इस पर। आप जितना जो कुछ जानना चाहते हैं वो सभी बातें आपको जानी चाहिए। जो बातें आप नहीं जानना चाहते हैं तो उनको जनाने से आपको कोई रस नहीं आता। अभी आप चूंकि अब ऐसा लगता है कि जानना चाह रहे हैं, इसीलिए पूछते हैं, इसीलिए बताना पड़ता है।
तो ध्यान रखें कि आपकी सहमति से अगर शासन चलता है तो ग्राम शासन, जिला शासन, प्रदेश शासन, देश शासन और विश्व शासन बन जाएगा। और ये बन जाएगा, इसमें कोई हथियार नहीं आड़े आएगा, इसमें कोई गोला बारूद काम नहीं करेगा, इसमें कोई गुंडागर्दी काम नहीं करेगी, इसमें कोई बदमाशी काम नहीं करेगी, ये बन ही जाएगा। क्यों? जनता के विरुद्ध कोई भी कार्य बड़ा से बड़ा गुंडा, मवाली, बदमाश, लुच्चा, लफंगा कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता को चूंकि ये भूला हुआ हनुमान है, हनुमान जी की कहानी में आपको बताया गया है कि हनुमान जी को किसी ऋषि ने शाप दे दिया, क्योंकि बहुत उद्यमी थे, तो उछल कूद बहुत कर रहे थे। तो एक ऋषि ने कहा तुम यार तो तपस्या भी नहीं करने देते हो ठीक से। तो उनको किसी ने शाप दे दिया कि तुम जो है अब जब तुमको तुम्हारा बल याद दिलाया जाएगा तब तुमको याद आएगा, अब बाकी तुम ठंडे बैठो। तो कहते हैं हनुमान जी सुस्ती से ऐसे बैठे रहते थे उसके प्रभाव से। जब कोई याद दिलाता था, उनको बताता था कि अरे आप तो महाबली हैं, आप तो बहुत बलवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो तब कहते हैं हनुमान जी को याद आ जाता था और फिर वो कुछ भी कर देते थे। तो जनता जो है वो सोई हुई उस कहानी की हनुमान है। इसको भी वही वाला शाप मिला हुआ है, ये बहुत उथल पुथल करता था। तो एक दिन परमात्मा ने इसको कहा तुम्हारा ये ठंडा कर देते, ज्यादा उथल पुथल करते हो, अब तुमको जब बताया जाएगा तब तुमको पता चलेगा। तो इन हनुमानों को सिर्फ ये जानकारी देने की जरूरत है, ये अपना हिसाब किताब स्वतः कर लेंगे, आजाद हो जाएंगे। जानकारी ही क्रांति है, जानकारी ही स्वतंत्रता है। ज्ञान मोक्ष प्रदवेद बखाना, उसी हनुमान जी वाली रामायण में लिखा है। क्या तुलसी ने लिखा है उनके रामचरितमानस में, जिसमें हनुमान जी का विवरण कि ज्ञान ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम, देखें वैदिक शास्त्र भी क्या कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और ज्ञान ही बांधा मन रहा है, मन में ज्ञान न हो, कबीर कहते हैं। मन ही जब ज्ञानी है तो मोक्षदायक है, स्वतंत्रतादायक है, आजादीदायक है। और अगर मन अज्ञानी है, अनअवेयर है, जानकारी नहीं है प्रॉपर उसके पास, तो वो फिर बंधन का कारण है, गुलामी का कारण है, दास्ता का कारण है, मजदूरी का कारण है, नौकरी का कारण। आप लोगों को नौकरी देते हैं, मालिक मिल्कियत नहीं देते। मालिक कोई और रहेगा, तुम नौकर। मिल्कियत रोजगार है, ध्यान रखें, नौकरी नहीं, नौकरी गुलामी है। इसलिए पूरे देश से हमारी अपील है कि सभी लोग नौकरी छोड़ करके और संसाधन की मांग करो, रोजगार की मांग करो, रिसोर्स की मांग करो, आय स्रोत की मांग करो, संसाधन की मांग करो। नौकरी करते हुए भी संसाधन की मांग करो। जिस जिस फैक्ट्री में तुम लोग काम करते हो, सभी फैक्ट्रियों के श्रमिकों से हमारा ये निवेदन है। क्या वहां पर नौकरी करते हुए ही मांग करो कि तुमको मालिक बनना है उस फैक्ट्री का। हर कारखाने में अपनी मिल्कियत सिद्ध करो। 3 विनियोजक, 3 प्रकार की चीजें लगती हैं तब उत्पादन होता है हर फैक्ट्री में, श्रम, पूंजी और सरकारी सुविधाएं, सेवाएं। 3 चीजों में से 3 समान मालिक होते हैं, तो जो भी उत्पादन होता है उसके 3 मालिक बनते हैं। तो श्रम लागत का भुगतान करो, पूंजी लागत का भुगतान करो और सुविधा लागत का भुगतान करो, और उसके बाद जो बचता है उसे लाभ कहते हैं। इसका भी 3 समान भाग में वितरण करो। तो लागत और लाभ दोनों का समान 3 भागों में वितरण करो। श्रमिकों को भी लाभ में हिस्सेदार बनाओ और फैक्ट्री चलाने के नियम नीति निर्णय में
उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 सदस्य रखो, एक श्रमिकों का भी रखो और नियम नीति निर्णय में सबकी सहमति वोटिंग कराओ। जबरदस्ती फैक्ट्री के मालिक बने बैठे मत रहो। तो पूरी दुनिया के इन श्रमिकों से हमारी अपील है कि मालिक बनो, कम्युनिस्ट नहीं। मालिक बनो, सोशलिस्ट नहीं। मालिक बनो, नागरिक नहीं। मालिक बनो, नौकर नहीं। एक वाक्य में, मालिक बनो, नौकर नहीं। मालिक वो है फसल जिसके घर जाती है। मालिक वो है फैक्ट्री का प्रॉफिट जिसके घर जाता है। तो 3 विनियोजक हो तो एक मालिक कैसे हुआ? तीनों मालिक होने चाहिए। तीसरा पोर्शन 1/3 तृतीयांश राजस्व भी होना चाहिए, उसमें तृतीयांश राजस्व निकाल के जमा करो सरकार के खाते में, और तृतीयांश श्रमिकों के खाते में, तृतीयांश पूंजीपतियों के खाते में। और एक बात और बता दें कि इस मिल्कियत को बनाने के लिए कि सारे फैक्ट्री वाले जितने भी हैं ये तुमको मालिक नहीं बनने देंगे, तो एक बात और बता दें, रेपो रेट 0 कर दो, ये सारे फैक्ट्री के मालिक तुमको जितने भी बने बैठे हैं तुमको मालिक बनाने के लिए विवश हो जाएंगे। अन्ना मानो तो करके देख लो, सबका खाता आरबीआई में खोलो हर नागरिक का, और रेपो रेट 0 कर दो, और लिक्विडिटी वहां से किसी को भी अपनी ठोस संपदा को लिक्विफाई करने का अधिकार दे दो। एक भी कोई फैक्ट्री में मालिक बिना तुमको बनाए नहीं चला पाएगा फैक्ट्री। वहां सोचा समझा षड्यंत्र है। ये सब जानबूझ के आपको गुलाम बनाया गया है, और इसमें हर पार्टी जानती है इस बात को। हर राजनीतिक दल को ये बात पता है, और ये सारे फर्जी लोग हैं। ये सब जानबूझ करके तुमको गुलाम बनाए हुए हैं। तुम समझ जाओ और मिल्कियत प्राप्त करो। ये जब तक तुम्हारे हाथ में वोटिंग पावर नहीं आ जाएगा तब तक ये तुमको इसी तरह मुर्गा बनाते रहेंगे। ये नीतियों में तुम्हारी भागीदारी नहीं, इसलिए रेपो रेट लगी हुई। अगर नीति का तुमसे सहमति लेकर के क्रियान्वयन हो तो तुम कभी भी अपने खिलाफ ब्याज वसूली का नीति क्यों पारित करोगे? क्या पागल हो आप? कोई कानून क्या ऐसा पारित कर सकते हो, कोई नीति ऐसी पारित कर सकोगे जिसमें यह लिखा गया हो कि आपको रोज 5 जूते मारे जाएंगे? क्या आप इसको वोट दे देंगे? आपके पर्स से रोज 1000 रुपए निकाल लिया जाएगा, आप वोट दोगे? कैसे दे दोगे? क्या पागल हो? लेकिन सहमति के बिना ये सब लगाया जा सकता है। रेपो रेट लगी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सहमति का आपने अधिकार ही नहीं लिया था। आजादी के बाद भी आप आजाद हुए, फिर भी नहीं बोले, आप चुप रह गए। कह रहे हमको तो तुम गुलाम बनाए ले रहे हो, फिर से जो अंग्रेज चला रहे थे वही तुम कर रहे हो। अब तो मालिक बना दिए हैं, आजाद हो गए हैं तुम। अरे भैया, जब मालिक तुम रहोगे और गुलाम हम हैं, तो मालिक अंग्रेज है, गुलाम हम हैं, कि मालिक मुगल है, गुलाम हम हैं, कि मालिक कोई झंडू बाम है और तुम गुलाम हो उसके? तो किसी भी झंडू बाम के तुम गुलाम हो अगर, तो किसी भी फैक्ट्री के तुम गुलाम हो अगर, तो कौन फैक्ट्री का मालिक है इससे क्या फर्क पड़ता है? और नीले रंग का है कि काले रंग का है कि गोरे रंग का है कि पीले रंग का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? किस नाम का है, किस रूप का है, किस रंग का है? जूते मारने वाला किस रंग का है, किस ढंग का है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा, इससे फर्क क्या पड़ता है? जूते तो पड़ ही रहे हैं। पड़ोसी मार रहा है कि अड़ोसी मार रहा है? गुलाम किसने बनाया है, इस बात की चर्चा का क्या महत्व है? तुम गुलाम हो, ये समस्या है। तो तुम्हारी सहमति से नियम नीति निर्णय पारित खारिज हो, आज ही जयकारा लगा लो और ये शुरू कर दो अड़ोस पड़ोस में सर्वत्र ये मांग करो कि हमारी सहमति जरूरी होगी। अब
तुम युद्ध लड़ना चाहते हो तो हमसे पूछो, हमारी सहमति लो, अगर जनता सहमति दे देगी तब तो युद्ध का कूच करो, नहीं तो युद्ध बंद। परमाणु हथियार बनाना है, पहले जन सहमति लो। अगर गोली में चर्बी लगानी है गाय की तो पहले जन सहमति लो। जन सहमति नहीं है तो चर्बी क्यों लगाते हो? फिर तो किसी न किसी मंगल पांडे को खड़ा होना पड़ेगा, फिर क्रांति करना पड़ेगा, फिर आजादी का आंदोलन। तो 1857 की गदर देख लो, पैदा हो जाएगी। इसलिए भैया अदर गदर से बात मत करो बार बार। अब एक ही बार इस न्याय की कदर कर लो। गदर करने से कदर करो, न्याय की कदर करो, तो गदर नहीं करना पड़ेगा, बच जाओ। न्याय ये है कि तुम मालिक बनो, गुलाम नहीं। न्याय कहता है जो एक है वही दूसरा है देश में, तो हर नागरिक समान है, संविधान भी कहता है। तो आज तक नियम नीति निर्णय बनाने के लिए संवैधानिक रूप से जब नागरिक समान है तो इसकी सहमति क्यों नहीं ली? वो लोग केवल अपनी सहमति से निपटाए दे रहे हैं मामला। तो चंद लोग खास हो गए, बाकी सब लोग घास हो गए। तो कुछ घास और कुछ खास। तो ये नौटंकी बंद करो। अब आम आदमी और खास आदमी का नाटक भी बंद करो। भैया ये तुम गुलाम हो, चाहे आम आदमी के नाम से बने बैठे रहो, चाहे खास आदमी के नाम से बने बैठे रहो। तो सभी आमों खास से अपील है कि वो जो सबल वर्ग है, जो डंडा झंडा झूठ फरेब करने में ज्यादा सफल है, वो आपको गुलाम बना लेता है। अब गुलाम बना के आपको पशुओं की भांति चलाता है, आपके विरुद्ध सारे कानून बनाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। आप टुकुर टुकुर दे, आपके विरोध में आपका बजट पारित करता है। शिक्षा बजट वो नहीं बना रहा है। 40 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ शिक्षा बजट बैठता है। 4 ही कार्य हैं सरकार के: जनता को शिक्षा देना, जनता को रोजगार देना, जनता को सुविधाएं देना, जनता को संरक्षण देना। 40 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ है लगभग इस साल केंद्र का, और 40 लाख करोड़ में से 10-10 लाख करोड़ इन चारों पे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, चारों पर 10-10 लाख करोड़ बैठता है। लेकिन न शिक्षा पर, न रोजगार पर, न सुविधाओं पर, न संरक्षण पर पैसा कहां चला जाता है? जनता को ये चारों सेवाएं 70 साल से नहीं मिल रही। अधिकांश नागरिक को तो 5 पैसा भी नहीं मिला। उनका सबका हिस्सा कौन खा रहा है? कहां जा रहा है ये पैसा? इतनी भारी अमाउंट कहां जा रही है? सोच के देखो। गुलाम को कुछ प्राप्त नहीं होता, सारी फसल मालिक ले जाता है। गुलाम सिर्फ गुलामी करने के लिए होता है, फल भोगने के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लिख दिया उन लोगों ने गीता। क्या कि कर्म का तुम्हें अधिकार है, फल का नहीं। तुम जाके उनके खेत में कर्म करो, फल यानी फसल वो लोग ले जाएंगे। तुम्हारा अधिकार उसमें, तुम सिर्फ कर्म का अधिकार है तुमको, फल नहीं। मां फलेषु कदाचन, कदाचित भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारा उस पर अधिकार। ये इसलिए लिखा के पढ़वाया जाता है ताकि आप जो है बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाएं कि फल तो मालिक का है। आपको सिर्फ कर्म करने के लिए मशीन की तरह, रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पशु मात्र हैं उनके, गुलाम मात्र। सांकलों में भी बांध के रखा गया था प्राचीन काल। अब तो थोड़ी शिक्षा बढ़ गई है, तो अब अगर सांकल लेके आएंगे तो तुम लड़ जाओगे। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से आप गुलाम बनाए हुए कि तुम्हारे अधिकार मात्र छीन लेते हैं। अब कहते हैं कर्मों का अधिकार है। अरे कर्मों का क्या अधिकार है? ये तो कर्तव्य है। कर्मों का तो कर्तव्य होता है, अधिकार कहां होता है? अधिकार तो फल का होता है। तो उल्टा लिखा हुआ है। अब आप देख लें, सारे शास्त्रों को भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हर शास्त्र में इतना ज्यादा प्रक्षेपण है कि तुलसीदास को 500 साल पहले लिखना पड़ा अपनी रामचरितमानस में। क्या? कालीमल ग्रसे धर्म सब, अल्लुप्त भये सदग्रंथ।
दम्भिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। सभी धर्म ग्रंथ दूषित हो गए, लिखा है 500 साल पहले वो समझ गए। और दम्भी लोग अपनी बुद्धि से कल्पित कर करके सभी ग्रंथों में अजीब अजीब बातें लिख करके सभी ग्रंथों को दूषित कर डाली। और अनेक प्रकार के इन दम्भियों ने पंथ पैदा कर दिए। दम्भी कौन? जो पंच दोष से युक्त होता है। पहला दोष है, दुष्ट होने के लिए, दुर्जन दुर्योधन बनने के लिए पंच दोष चाहिए। दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता और द्रोह, ये पंच दोष होते हैं। दंभ नंबर 1। दंभ माने होता है डोमिनेट करने वाला, जो आपको गुलाम बनाता है, आपको डोमिनेट करता है। दमनकारी आदमी को दंभी कहते हैं, जो दूसरों दमन की इच्छा को ही दंभ कहते हैं। तो वो आपको, ये लोग आपको दमन ही तो किए हुए हैं सारे, दमन करके आपकी सहमति तक नहीं लेते, आपके अधिकारों को डोमिनेट कर दिया। तो उन दम्भियों ने ये सब देखो पूरे हर राष्ट्र पर कब्जा किया हुआ। अब आप समझ लें, ये हर राजनीतिक दल को ये सब बातें पता हैं। ऊपर का आदमी पूरा दम्भ से ग्रस्त है, ब्रह्म मरा हुआ है, उसका दम्भ हावी है। भगवान गायब है, उसका शैतान हावी है। अहंकार शैतान है, दम्भ शैतान है, और ब्रह्म भगवान है। इसीलिए ब्रह्मा जी की उपासना नहीं करवाते। अब आप समझ लें, बहुत लफड़ा हो चुका है। बहुत आपको जागरूक होने की जरूरत है। समझदारी से काम लें, गुलामी से मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप तैयार रहें। आज का ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ध्यान रखें कि सबल वर्ग अबल वर्ग को डोमिनेट कर रहा है, उसका दमन कर रहा है, उसकी मतों तक का दमन कर देता है, उसकी सहमति तक का दमन कर देता है। उसके सहमति के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। सहमति आपकी हटी और आपकी मिल्कियत गायब। आपकी सहमति से अगर कोई काम होता है तो आप मालिक होते हैं। मालिक की सहमति के बिना आप उसके मकान में भी नहीं घुस सकते। तो सहमति 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 रट ले ठीक से। आपकी सहमति के बिना जो काम होता है उसमें सब आप गुलाम हो जाते हो, और आपकी सहमति से जो भी शासन चले, जो भी व्यवस्था चले, उसमें सब आप मालिक होते हो। तो इसे भली भांति समझ लें कि हर जगह जो भी सबल हो जा रहा है वो अबल के अधिकारों को नष्ट किए डाल रहा है। अब वो चाहे यूक्रेन का दमन कर रहा हो रूस, छोटे दंभी को बड़ा दंभी मार गिरा रहा है, क्योंकि दंभियों के बीच में भी टक्कर होती है। अलग अलग गैंगों के भी गैंगवार होते हैं, दो बदमाश भी आपस में लड़ते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आज जो आप कश्मीरी पंडितों का केस देख रहे हैं, वहां जो हुआ है, जो कमजोर वर्ग था, कमजोर पड़ गया, उसे खदेड़ा गया, वो भाग भाग के बाहर, या उसकी हत्या की गई, या मरो या गुलामी स्वीकार करो, मरो या गुलामी स्वीकार करो। तो मौत या गुलामी दो ही विकल्प होते हैं। आप रूस और अभी यूक्रेन में क्या है, या तो आप स्वीकार करो उनकी गुलामी या मौत को। तो दोनों तरफ संग्राम शुरू हो जाएगा। जो ज्यादा सबल सिद्ध होगा वो हावी हो जाएगा और दूसरों को गुलाम बना लेगा। मौत से जो बचेंगे उनको गुलाम होना पड़ेगा। तो मौत या गुलामी का खेल। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको सही बात की जानकारी नहीं। आप सबकी सहमति से ही वो कहीं ना कहीं, आपकी चुप्पी से, सहमति से तो नहीं, आपकी चुप्पी से वो चलता रहता है बदमाशी का खेल। तो आप सभी लोग समझदारी का इस पे आविष्कार करें, ज्ञान का आविष्कार करें, जानकारी का आविष्कार करें, जानकारी का प्रचार करें, सही बात की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। और आपकी सहमति से हर फैक्ट्री चले, आपकी सहमति से हर कंपनी चले, आपकी सहमति से आप चाहे जहां रहें, अगर आपकी सहमति है तो आप गुलाम नहीं। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करिए, आप रिलायंस ज्वाइन कर लीजिए, अडानी ज्वाइन करिए, आप अंबानी की ज्वाइन कर लीजिए, आप टाटा की ज्वाइन करिए, बिरला की ज्वाइन करिए, कोई कंपनी ज्वाइन करिए, जहां रहिए आपके सहमति से अगर वहां का मैनेजमेंट चलता है, हर नियम नीति निर्णय में आपका
लिया जाता है मत, सहमति, वोटिंग कराई जाती है, तो आप गुलाम नहीं हैं। आपके सहमति से चले देश, आपके सहमति से चले संस्था, आपके सहमति से चले संगठन। और ये ध्यान रखें कि हमारी संस्था में सभी जगह ये लागू है। हमारी हर संस्था में ये जन सहमति लागू, इसके सभी सदस्यों को यह अधिकार है कि वो अपनी वोटिंग व्यक्त करें उनकी सहमति के बिना, और जो चीज उनको अवैज्ञानिक लगती है उस पर वो आपत्ति दर्ज करा के उसे सुझाव दे सकते हैं, उस पर वोटिंग कराने की भी मांग कर सकते हैं। ये अपनी पार्टी में भी लागू है, न्यायधर्म सभा पार्टी में भी लागू है, दूसरी संस्थाओं में भी, अपने सब में लागू है। तो ये पूरी तरह से एक तरीके से आजाद है ये पार्टी, इसके नागरिक, इसके सदस्य सब आजाद हैं, इस संस्था के सभी सदस्य आजाद हैं, सभी चीजों में लागू है सर्वत्र। तो इसलिए आप ये समझ लें कि अगर आपकी सहमति जीवित है तो आप आजाद हैं, आपकी सहमति मार दी गई है तो आप गुलाम हैं। सहमति सहमति सहमति, जन सहमति से सब चीजें चलाओ, जनता को आजाद कराओ। आज चूंकि समय इसका समाप्त हो रहा है, तो अब हम अपनी बात यहीं पूरी करेंगे और अगले इसी विषय पर और इसी मैटर के एक पार्ट के रूप में कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को हम लेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात।